देखिए कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, विभवांतर, पृथ्वी का विभव, ये सब हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे शुरू करेंगे और आगे का भाग क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। यदि समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, एक माइनस क्यू दूसरा प्लस क्यू, अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है ना। हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होता है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। हमको यहाँ पर दो निश्चित स्थितियों में, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ये मान लीजिए हमारा ये दो बिंदु हो गए ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी 12 है। अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये क्या कहलाती है, द्विध्रुव अक्ष। यदि हम इस द्विध्रुव अक्ष को आगे बढ़ा दें और कोई बिंदु हम इस बढ़ाई गई द्विध्रुव अक्ष पर ले लें तो ये बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो अक्षीय स्थिति की सबसे पहले हमको क्या लिखनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या होगी, यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है बढ़ाई गई द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, यदि कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है बढ़ाई गई द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये द्विध्रुव अक्ष, ये अक्षीय स्थिति की परिभाषा होगी। हमने चित्र में क्या किया, देखिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, द्विध्रुव अक्ष को बढ़ाया, बिंदु P जो है ये इसकी द्विध्रुव के केंद्र O से, O क्या है, द्विध्रुव का केंद्र है। मान लेते हैं कि बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र O से दूरी कितनी है, R है। तो इस द्विध्रुव के कारण हमको बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P, और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको बिंदु P जो कि केंद्र से R दूरी पर स्थित है पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करेंगे। इसके बाद B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव ज्ञात करेंगे। फिर दोनों विभवों का हम बीजगणितीय योग ले लेंगे तो उससे हमको दोनों ध्रुवों के कारण यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहां पर A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ये V का मतलब विभव है। V1 इक्वल्स टू विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र क्या है, V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 के आवेश बटे दूरी। तो A पर आवेश कितना है, Q, और A से दूरी कितनी हो गई, AP। तो ये हो जाएगा आवेश Q और दूरी AP। लेकिन आप देखिए अगर ये दूरी 12 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, L, और O से B तक की दूरी भी कितनी होगी, L। तो अब आप देखिए ये दूरी R है और ये दूरी L, तो AP की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L। तो यहां पर आगे जाके किंतु AP इक्वल्स टू R माइनस L, तो AP का मान रख दीजिए। इसलिए V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन AP की वैल्यू R माइनस L, समीकरण 1। ये अभी हमने क्या निकाला, A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब हम निकालेंगे B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के, आवेश कितना है, माइनस क्यू, तो ये माइनस के कारण
ये माइनस क्यू, यहाँ क्यू लिखा और ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, और दूरी हो जाएगी बीपी। हम लोग ये जानते हैं कि धनावेश के कारण विभव को धन चिन्ह से और ऋणावेश के कारण विभव को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो चूंकि ये ऋणावेश के कारण विभव है तो ये ऋणात्मक होगा। इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए बीपी की वैल्यू क्या होगी, ओ से लेके पी तक की दूरी आर है और ओ से लेके बी तक की दूरी क्या है, एल। तो ये दूरी कितनी हो गई, आर प्लस एल। तो यहाँ पर किंतु बीपी इक्वल्स टू आर प्लस एल, इसलिए आप वैल्यू रख दीजिए V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q अपॉन R प्लस L। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। ये A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विभव है, ये B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विभव है। अब हम दोनों आवेशों के कारण विभव को जोड़ देंगे तो उससे द्विध्रुव के कारण विभव प्राप्त हो जाएगा। तो यहां हम नीचे लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी विभव लिख रहे हैं लेकिन ये परिणामी है V1 और V2 का, पर विभव ये हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब V1 V2 की वैल्यू हमने निकाल ली, इन वैल्यूज को हम यहां रख देंगे। तो यहां आ जाएगा V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू रखिए, समीकरण 1 में दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q अपॉन R माइनस L। अब देखिए V2 के वैल्यू ऋणात्मक है तो यहां आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और Q अपॉन R प्लस L। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k दोनों में कॉमन है, Q भी दोनों में कॉमन है। तो यहां पर इन दोनों पदों में से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इसको कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन है। तो यहां बचेगा 1/R माइनस L, ये बीच का माइनस कॉपी कर दिया और वहां बचेगा 1/R प्लस L। R प्लस L, R माइनस L को हम कोष्टक में लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको आगे हल करने के लिए जो कॉमन वाला था उसको कॉपी कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q। और अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों चरों का एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल। ये हो जाएगा इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक R माइनस L इंटू R प्लस L। अब जब हम R माइनस L से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो ये घट जाएगा, बचेगा R प्लस L और R प्लस L का गुणा किससे होगा, 1 से। तो ये हो जाएगा R प्लस L। इसके बाद जब हम R प्लस L का भाग इसमें देंगे तो R प्लस L कैंसिल हो जाएगा और R माइनस L का गुणा किससे होगा, 1 से। तो यहां आ जाएगा R माइनस L। लेकिन जरा ध्यान दीजिए सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है, तो इसके अंदर चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये R माइनस L में R चिन्ह बदल जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, प्लस R और माइनस R, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q और यहाँ L इंटू L कितना हो गया, 2L अपॉन ये A प्लस बी, A माइनस बी का फॉर्मूला है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि जहां कहीं भी वैद्युत द्विध्रुव होगा वहां पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा ही। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, Q इंटू 2L। तो यहां पर इस Q इंटू 2L की जगह हम किंतु Q इंटू 2L इक्वल्स टू P। ये क्या है, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये V इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और इसकी जगह Q इंटू 2L की जगह P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक। और ये SI पद्धति है, SI पद्धति में विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो यहां पर वोल्ट आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 3।
यहां पर हमने ये मान लिए थे कि द्विध्रुव के आसपास क्या है, परावैद्युत माध्यम है। ये के किसके लिए आ रहा है, परावैद्युत माध्यम के लिए। के कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक। लेकिन मान लीजिए कि इसके चारों तरफ वायु है, तो वायु का जो परावैद्युतांक का मान होता है वो 1 होता है। तो वायु या निर्वात की उपस्थिति में, वायु या निर्वात की उपस्थिति में के का मान 1 होता है। वायु या निर्वात की उपस्थिति में के का मान 1 होता है, तो यहाँ के की जगह में 1 रख देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के का मान 1 हो चुका है, P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये भी ऐसा ही पद्धति में विभव का व्यंजक है। इसका भी जो मान है, इसका मात्रक जो है वो वोल्ट होगा। इसमें एक बात और हो सकती है कि यदि हम ये मान लें कि ये बिंदु बहुत दूर है, अगर बिंदु बहुत दूर होगा तो R का मान बहुत बड़ा होगा और L का मान बहुत छोटा। तो हम ये कह रहे हैं कि बिंदु P बहुत दूर है, अर्थात यदि इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे तो यदि L बहुत छोटा है किससे, R से, तो ऐसी स्थिति में हम L को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो V इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P, और इसको नगण्य मानकर छोड़ दिए तो ये हो गया R स्क्वायर। तो इस तरीके से ये एक अप्रोक्सीमेट हमको वैल्यू मिलती है, जिस सरलता के लिए, सुविधा के लिए हम R की तुलना में L बहुत छोटा होने पर L को नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। समीकरण 3 परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, और इसके आगे ये जो समीकरण दिख रहा है ये वायु की उपस्थिति में। आगे जाके हालांकि यहाँ आपका आर्टिकल खत्म हो गया, लेकिन अगर आपको सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है तो आप लोग जानते हैं कि सीजीएस पद्धति में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप ऐसी स्थिति में इस मान को यहाँ रख दीजिए वायु वाले सूत्र में, या यहाँ जहां जिसमें भी आपको रखना है, तो V इक्वल्स टू ये 1 हो गया और ये हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन ये कौन सी पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में। तो फिर इसका मात्रक इस बार वोल्ट नहीं होगा, क्या होगा, स्थिर वोल्ट होगा। और जैसा आगे इसमें किया था, यदि L बहुत छोटा है R से, मतलब बिंदु बहुत दूर है, तो फिर से आप इसमें भी कर सकते हैं, सीजीएस पद्धति में भी वैसे ही कर सकते हैं। यदि L बहुत छोटा है R, तो आप फिर से L को नगण्य मानकर छोड़ दीजिए, तो V इक्वल्स टू P अपॉन, इसको छोड़ दिया तो बचा R स्क्वायर, यूनिट फिर से वही होगी स्थिर वोल्ट। इस तरीके से हमने अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। अब हम देखेंगे अक्षीय स्थिति के बाद निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का हो गया, आपके समझ में आ गया सबको। अक्षीय स्थिति के बाद हम इसका दूसरा आर्टिकल देखेंगे, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, पहले के समान A B, A पर मान लीजिए प्लस Q आवेश रखा है, B पर माइनस Q आवेश। ये इसका केंद्र है, वो द्विध्रुव का केंद्र, इस पर एक लंबार्धक खींच दिया, द्विध्रुव अक्ष पर एक लंबार्धक खींच दिया। अब यदि कोई बिंदु जिस पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है, यदि वो लंबार्धक पर स्थित है, तो ये बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो निरक्षीय स्थिति की परिभाषा क्या हो गई, ये हो गया कि यदि कोई बिंदु जिस पर विभव का मान ज्ञात करना है द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, तो वह बिंदु द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और इसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में हमने बिंदु P ले लिया, जिस पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। देखिए अक्षीय स्थिति वाले आर्टिकल में, इसमें भी हमने अक्षीय स्थिति वाले आर्टिकल में भी हमने क्या किया था, केंद्र से बिंदु P की दूरी R ली थी, लेकिन वो अक्षीय स्थिति में थी, और अभी केंद्र से P की दूरी फिर से R है, लेकिन ये निरक्षीय स्थिति में है। तो यहां पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे, फिर B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव निकालेंगे।
विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो आवेश और दूसरा दूरी। तो आवेश तो ये दिया हुआ है, इस आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी AP और इस आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी BP। तो अब हम जैसा जब भी किए थे अक्षीय स्थिति में वैसे फिर से करते हैं। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये V1 मान लेंगे इसको, बिंदु P पर विभव V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 के पराविद्युत माध्यम के लिए, और आवेश का मान कितना है? Q, और दूरी कितनी हो जाएगी? AP। आवेश Q और दूरी हो जाएगी AP। अब हम लोग यहां पर ये जानते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या लिखते हैं? 12। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं? 12। तो फिर ये आधी दूरी O से लेके A तक की दूरी और O से लेके B तक की दूरी आधी आधी होगी, तो ये L हो जाएगा और ये L हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये लंब है, ये आधार, तो कर्ण का वर्ग यानी AP का वर्ग क्या हो जाएगा? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी R² प्लस L²। तो AP का वर्ग कितना है? R² प्लस L²। तो AP कितना हो जाएगा? AP कितना हो जाएगा? √R² प्लस L²। तो यहां AP की वैल्यू लिख देंगे, किंतु AP इक्वल्स टू √R² प्लस L²। इस वैल्यू को आप यहां रख दीजिए। तो V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन AP की वैल्यू कितनी है? √R² प्लस L²। ये हो गया समीकरण 1। A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसी तरीके से अब B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि धनावेश के कारण विभव धनात्मक और ऋणावेश के कारण विभव ऋणात्मक होता है। तो यहां पर फिर से आप ये लिखेंगे, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। बिंदु A की जगह भी बिंदु B पर स्थित प्लस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के आवेश Q और दूरी कितनी है? आवेश से दूरी BP है, तो यहाँ AP की जगह क्या होगा? BP। और ध्यान दीजिए कौन सा आवेश है? ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश के कारण वो ऋणात्मक होता है, तो ये ऋण चिन्ह आ गया। ये अब फिर से आप देखिए इधर, ये जो फिर से ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो यहां से आप देखिए फिर से पाइथागोरस की थ्योरम लगाइए। तो BP² इक्वल्स टू लंब का वर्ग R² प्लस आधार का वर्ग L²। तो यहां फिर से BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √R² प्लस L²। तो पाइथागोरस की प्रमेय से हमने क्या निकाल लिया? BP की वैल्यू। तो किंतु BP इक्वल्स टू क्या? √R² प्लस L²। तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए। इसलिए V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन BP। BP यानी √R² प्लस L²। और ये माइनस को मत भूलिएगा, ऊपर वाला। ये हो गया समीकरण 2। यहां आपने निकाल लिया A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण विभव, समीकरण 1। फिर आपने निकाला B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण विभव। अब हमको दोनों द्विध्रुव के कारण विभव मतलब क्या? द्विध्रुव के कारण विभव मतलब दोनों आवेशों, क्योंकि द्विध्रुव किससे मिलकर बना है? दो आवेश से। तो अलग अलग आपने एक एक आवेश का निकाल लिया, आप दोनों आवेशों के विभव को जोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? द्विध्रुव के कारण विभव। तो यहां निकाल लेते हैं, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, कुल विभव, परिणामी विभव। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 और V2 की वैल्यूज आप रख दीजिए जो आपने समीकरण 1 और 2 में निकाल के रखी है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और यहाँ Q अपॉन √R² प्लस L²। V2 की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये ऋण के साथ आएगी। 1/4πε0 के Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखिए ये दोनों पद क्या है, बराबर, और इनके चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव शून्य होता है। तो ये आपने अभी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या देखा, विभव। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर आता है। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपको 3 बार आती है। एक बार आपको आई थी कहां पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय। दूसरे बार कहां आ गया, विभव पर। और आगे जाके फिर से आप देखेंगे कि ये आपको मिलेगी। तो ये हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकाल दिया। परीक्षा के लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक आ जाता है। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, इसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, ये भी कभी कभी परीक्षा में आ जाता है। देखिए बहुत कुछ तो उसके नाम में लिख रहा है। पहले बात ये पृष्ठ है, सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो ये इसकी परिभाषा होगी। देखिए सब कुछ आपको नाम में मिल रहा है, आप ध्यान से समझिए। समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या हो गई, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। अब इसके उदाहरण देखिए। मान लीजिए यहां पर एक आवेश है, यह आवेश है, और इससे r दूरी पर यहां कोई बिंदु P है। P बिंदु पर विभव मान लीजिए कितना है, V1। तो यहां पर ये R1 दूरी पर बिंदु P है, विभव V1। तो यहां और भी बिंदु है जो कितनी दूरी पर है, R1 दूरी पर है। इन सभी बिंदुओं को मिला दीजिए। तो ये जो बिंदु पथ है, चूंकि इस पृष्ठ के सभी बिंदु आवेश से समान दूरी पर है, इसलिए पृष्ठ के सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो ये क्या हो गए, समविभव पृष्ठ। ये वास्तविक पृष्ठ नहीं है, ये क्या है, एक माना हुआ काल्पनिक पृष्ठ है। इसी तरीके से और भी हम ले सकते हैं। मान लीजिए ये दूसरा बिंदु है, दूसरा बिंदु है ये Q, ये R2 दूरी पर है, यहां पर विभव कितना है, V2। तो और भी जो दूसरे बिंदु आवेश Q से कितनी दूरी पर होंगे, R2 दूरी पर होंगे, उन सब पर विभव क्या होगा, समान होगा। तो ये दूसरा समविभव पृष्ठ हो गया। ये पहला समविभव पृष्ठ, ये दूसरा समविभव पृष्ठ, और इसी प्रकार ऐसे बहुत सारे समविभव पृष्ठ हो सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ का उदाहरण क्या हो गया, आवेश से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, आवेश से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ये किसका उदाहरण हो गया, समविभव पृष्ठ का। इसी प्रकार कोई भी जो चालक का पृष्ठ होता है, कोई भी चालक का पृष्ठ वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अब परीक्षा में ये परिभाषा तो आती है, साथ में इसकी विशेषताएं या गुण भी आती है। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी 3 विशेषताएं या 4 विशेषताएं लिखी। तो पहला देखिए, समविभव पृष्ठ का पहला तो वही है, उसकी परिभाषा में लिखा हुआ है। क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। ये पहला हो गया। ये कहां से मिला आपको, परिभाषा से ही मिल गया ये वाला गुण। दूसरा, अगर विभव समान है, मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है, तो यहां पर भी 2 बिंदु हमने ले लिया, ए और दूसरा बी, यहां पर भी विभव भी, यहां पर भी, तो विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। इसके विभव और इसके विभव का अंतर कितना होगा, शून्य। इसका मतलब है समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर शून्य होता है। देखिए मान लीजिए ये विभव V1 और ये V2, V1 माइनस V2 शून्य होगा। क्यों, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है, V1 का मान और V2 का मान क्या होगा,
बराबर होगा, इसलिए विभवांतर शून्य होगा। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है और ये ऑब्जेक्टिव में आता है परीक्षा में, कि यदि हम किसी भी आवेश को कोई भी मान का आवेश है, यदि हम उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसको ले जाने में किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। यह अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है। किसी भी आवेश को, किसी भी मान का आवेश है, किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के, शॉर्ट में लिखता हूं मैं सम विभव, विभव का भी लिख दिया, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य सदैव कितना होता है? शून्य होता है। ये कहां से आया? देखिए, विभवांतर की परिभाषा क्या थी? विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। कौन सा आवेश? जिसको आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो कार्य बराबर क्या हो गया? आवेश गुणित विभवांतर। जानते हैं ना आप लोग ये सूत्र, आवेश गुणित विभवांतर। कार्य हो गया W, आवेश Q, और ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा V1 माइनस V2। इसका मान कितना होगा? 0 होगा। जो कि समविभव पृष्ठ है तो दो बिंदुओं पर विभव बराबर है तो विभवांतर शून्य होगा। तो यहां पर देखिए, कोई भी मान का आवेश हो, Q का मान चाहे जो भी हो, यहां पर कार्य का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। 3 हो गए। चौथा हम देखते हैं कि जो दो समविभव पृष्ठ है वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों नहीं करते? मान लेते हैं, चलिए होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है और ये दो समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ पर विभव V1 है और एक दूसरा ये समविभव पृष्ठ है। इस समविभव पृष्ठ पर विभव कितना है? V2। अब आप देखिए, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये प्रतिच्छेद बिंदु इस पहले पृष्ठ पर भी है और इस दूसरे पृष्ठ पर भी है। तो इस बिंदु पर, इस पृष्ठ के अनुसार इस बिंदु पर विभव कितना होना चाहिए? V1। अब चूंकि ये बिंदु दूसरे समविभव पृष्ठ पर भी है तो इस समविभव पृष्ठ के अनुसार इस बिंदु पर विभव कितना होना चाहिए? V2। तो आप देखिए, यदि हमने ये मान लिया कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं? 2 मान। क्या ये संभव है? एक बिंदु पर विभव के 2 मान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि जो हमने माना है वो भी नहीं हो सकता, वो भी असत्य है। इसका मतलब है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते। इस तरीके से हमने ये देख लिया समविभव पृष्ठ परीक्षा के लिए। ये भी छोटा एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है ये। इसके बाद हम देखेंगे खोखले चालक के अंदर विभव। खोखले चालक के अंदर विभव, खोखले चालक के अंदर विभव। देखिए, मान लीजिए ये कोई खोखला चालक है। जब भी हम इसको आवेश देंगे तो आवेश कहां होगा? इसके पृष्ठ पर। दिया गया संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा तो पूरा आवेश कहां चलेगा? उसके पृष्ठ पर। अंदर यहां आवेश कितना होगा? 0। विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा? 0। अब यहां हम दो बिंदु ले लेते हैं, A और B। मान लीजिए विभवांतर हम देखते हैं, A पर विभव V1 और B पर विभव V2। तो V1 माइनस V2। विभवांतर बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी। मान लेते हैं दूरी कितनी है? D है।
तो यहां पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि चालक का संपूर्ण आवेश कहां पर है, पृष्ठ पर, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, तो ई का मान कितना, 0। तो ये E इंटू डी हो गया 0, V माइनस V2 यानी विभवांतर 0, तो ये हो गया V1 बराबर V2। इसका मतलब है कि ये दोनों बिंदुओं पर जो विभव है बराबर होगा, शून्य नहीं होगा। चालक के अंदर आवेश 0 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, लेकिन विभव 0 नहीं होगा, विभव क्या होगा, बराबर होगा। और प्रयोगों के द्वारा यह पाया गया कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। ये चालक के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव बराबर होगा, और प्रयोगों के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होगा जितना कि उसके पृष्ठ पर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चालक के संपूर्ण आयतन में, चालक के अंदर भी और चालक के बाहर भी, चालक के संपूर्ण आयतन में विभव समान होता है। चालक के अंदर और चालक के बाहर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि चालक के संपूर्ण आयतन पर विभव का मान समान होता है। तो देखिए अब अगला आर्टिकल, अभी आपने क्या देखा, खोखले चालक के अंदर विभव, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है आपको। इसके बाद अगला आर्टिकल हम देखेंगे आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय मतलब क्या होता है, निकाय का मतलब होता है समूह। जैसे ये दो आवेश Q1 Q2 और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो ये एक निकाय हो गया, दो आवेशों का निकाय, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए अगर किसी भी कण पर, किसी भी पिंड पर बल लग रहा है, कोई भी बल लग रहा है, तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा। अभी यहां पर Q1 पर बल लगेगा Q2 के कारण, Q2 आवेश पर बल लगेगा Q1 के कारण, दोनों आवेश बल का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये है कि विभिन्न आवेश, क्योंकि दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, विभिन्न आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। ये परिभाषा हो जाएगी। क्या हो गई परिभाषा, विभिन्न आवेशों को, चाहे दो आवेश दिए गए हो या तीन, विभिन्न आवेशों को अनंत से कहां तक लाना पड़ेगा, उनकी वर्तमान स्थितियों तक, अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य आवेशों के निकाय की, वो लिख नहीं रहा हूं मैं ना, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फिर एक बार सुने, क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, विभिन्न आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अब इसमें ये परिभाषा को मैं मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी। अब हम यहां पर सबसे पहले दो आवेशों का निकाय लेंगे, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की, दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। यहां पर ये ए और बी दो बिंदु हैं। ए पर मान लीजिए Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, और इस निकाय की हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है।
परिभाषा के अनुसार हमको क्या मानना पड़ेगा? हमको ये मानना पड़ेगा कि ये Q2 आवेश कहां पर है प्रारंभ में? अनंत पर। ये Q1 आवेश भी कहां पर है प्रारंभ में? अनंत पर। अनंत पर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अनंत पर उनकी ऊर्जा क्या होगी? शून्य। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इस Q1 आवेश को अनंत से A तक लाना पड़ेगा। अनंत से A तक क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि A पर हमको उसकी ऊर्जा ज्ञात करना है। अनंत से क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि अनंत पर उसकी ऊर्जा शून्य होती है। इसी प्रकार Q2 आवेश को अनंत से लाएंगे क्योंकि अनंत पर उसकी ऊर्जा शून्य होती है, और अनंत से B तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो B की ऊर्जा हो जाएगी। फिर बाद में हम दोनों की ऊर्जा को जोड़ देंगे। तो प्रारंभ में हमने क्या माना? प्रारंभ में हमने ये माना कि Q1 आवेश कहां पर है? अनंत पर है। Q1 आवेश अनंत पर है और Q2 आवेश भी अनंत पर है। तो Q1 आवेश अनंत पर है तो A की दूरी अनंत हो गई, तो A पर विभव कितना होगा? शून्य होगा। अनंत दूरी पर विभव कितना होता है? शून्य। अब ये Q2 आवेश भी अनंत पर है, तो Q2 आवेश से B की दूरी भी अनंत है और A की दूरी भी अनंत है। इसका मतलब A पर भी विभव शून्य और B पर भी विभव शून्य। हमको फिलहाल किससे मतलब है? A पर। तो Q1 आवेश अनंत पर है, अतः बिंदु A पर विभव शून्य होता है, शून्य होगा। इसी बात को यदि हम संकेत में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अर्थात VA मतलब A पर विभव कितना हो गया? शून्य। अब हमको विभव, देखिए ये आपको आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, विभव की परिभाषा क्या है? अभी पिछले विभव में विभव बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या होगा? QV। V क्या है? किसी बिंदु पर विभव। W क्या है? आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां पर इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की गणना किस सूत्र से करेंगे? W = QV से। Q कौन सा आवेश है जिसको हम ला रहे हैं? V क्या है? उस बिंदु पर विभव है जिस बिंदु पर हम आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। अभी मैंने आपको सूत्र बताया कार्य का, W = QV। किस आवेश को लाने में किया गया कार्य? पहले आवेश Q1 को। W1 Q किस आवेश को ला रहे हो? Q1, तो Q की जगह Q1। और किस बिंदु तक लाना है? A तक। तो A पर विभव VA। अब अभी आपने क्या कहा भाई कि A पर विभव कितना होगा? शून्य। तो ये Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। Q1 आवेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य शून्य क्यों है? क्योंकि दूसरा आवेश कहां है? अनंत पर। तो पहले आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा है, कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए हमको भी अनंत से A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये पहला आ गया। इसके बाद इसी प्रकार अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर A पर पहला आवेश आ गया। कौन सा? Q1। पहले दोनों अनंत पर थे, लेकिन अब पहला आवेश कहां आ चुका है? A पर आ चुका है। तो अब बिंदु B पर विभव शून्य नहीं होगा, क्योंकि Q1 आवेश के कारण R दूरी पर बिंदु B है, इस पर कुछ ना कुछ विभव होगा। तो यहां निकाल लेते हैं। Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, विभव का सूत्र आपको याद है बिंदु आवेश का? वो हो जाएगा V2 = यहां VB लिख देंगे, VB = 1/4πε0 आवेश Q1, यहां Q1 आवेश और दूरी कितनी? R। और यदि परावैद्युत माध्यम है तो यहां आप K भी लिख सकते हैं। और अगर वायु निर्वात है तो K का मान 1 हो जाएगा, K हट जाएगा। अब यहां पर विभव मिल गया तो अब आप इसको निकाल लीजिए, VB हो गया। अब आप क्या करिए? Q2 आवेश को अनंत से B तक लाइए। Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, B तक लाने में किया गया कार्य, इसको हम लिख देंगे
आपको सूत्र मालूम है, W इक्वल्स टू QV। W W2 किसको ला रहे हैं? Q2 को। कहां तक ला रहे हैं? B तक। तो B पर विभव कितना? VB। अब आपके पास ऊपर मान है, VB का रख दीजिए, ये Q2 इंटू VB का मान 1/4πε0 के Q अपॉन R, Q1 अपॉन R। Q2 को गुणा कर दीजिए, W2 इक्वल्स टू 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R। अब आपके पास में दोनों कार्य आ गए। पहले आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य 0, और दूसरे आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य ये मिल गया। तो अब कुल कार्य निकाल लीजिए दोनों का। अतः दोनों आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य। अभी आपने अलग अलग निकाला था, अब ये कुल कार्य W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। तो ये हो जाएगा W1 कितना है? 0। W2 कितना है? 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू 1/4πε0 के और Q1 Q2 अपॉन R। कौन सा कार्य निकला? ये निकला दोनों आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य। परिभाषा क्या कहती? परिभाषा कहती है कि अनंत से दोनों आवेशों को या विभिन्न आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थितियों तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उसकी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो ये किसकी है? यही कार्य तो क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहां लिख दीजिए यही कार्य निकाय की वैद्युत ऊर्जा है, यह कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो जो कार्य प्राप्त हुआ था उसी कार्य को तो हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कितना कार्य मिला? इतना। तो यही क्या कहलाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले ये कार्य था इसलिए इसको W लिखते थे, अब ये कार्य का यही मान क्या बन चुका है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे। तो U इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/4πε0 के और Q1 Q2 अपॉन R। ये आपको दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है। और यदि मान लीजिए यहाँ पर परावैद्युत माध्यम नहीं होता, यहाँ क्या होता? वायु होता। तो यहाँ K की जगह 1 आता मतलब K नहीं आता, ये K नहीं आता। तो शुरू से लेके आगे K नहीं आता कहीं पर भी, क्योंकि K का मान 1 होता। तो अगर परावैद्युत माध्यम है तो हर जगह ε0 के बाजू में माध्यम का परावर्तन किया जाएगा। और यदि परावैद्युत माध्यम नहीं है तो यहाँ पर K की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सबके समझ में आ गया? तो आज का हमारा ये जो हमारे कंटेंट्स थे ये हो गए। इसके बाद 3 आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है ना। लेकिन आज के लिए हमारा यहाँ खत्म हो गया, और कल हम फिर इसके आगे देखेंगे 3 आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ ठीक, वेरी गुड।